माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड दिस इज लेक्चर 4th ऑफ आवर चैप्टर सॉल्यूशन। सो इस लेक्चर में हमें क्या करना है, इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि जो सॉल्युबिलिटी है हमारी सॉलिड की लिक्विड में कैसी होगी, गैसेस अगर लिक्विड में मिक्स करी जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, हेनरी लॉ हमें पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन हमें पढ़नी है और सॉल्युबिलिटी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारे बैक 3 लेक्चर्स आ चुके हैं उनमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। उसमें हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं, किस किस टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, कंसंट्रेशन क्या क्या होती है, कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं। उसके बेस पे हमने कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब इसमें देखिए सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर, दो आपको चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में आपको बताई थी। मैंने दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि इसमें सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि हमारा सॉल्यूट कितनी बढ़िया तरीके से किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से, कितना फास्टली डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन टू बी सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर हमारा सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए सॉल्युबिलिटी को डिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी होती है कि कितने बढ़िया तरीके से हमारा सॉल्वेंट कितने बढ़िया तरीके से हमारा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी है हमारी, एक बात बताइए, अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कंसिडर करूं, मतलब किसी लिक्विड में सॉलिड को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, तो क्या हमारे जितने भी सॉलिड हैं वो सभी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं? सोचकर बताइए कि सभी सॉलिड क्या सभी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी सॉलिड सभी लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो नेप्थलीन बॉल आती हैं, नेप्थलीन बॉल होती है ना जो हम क्लॉथ्स में रखते हैं, तो वो नेप्थलीन जो बॉल्स होती हैं वो उसको अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगी। इसी तरीके से जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर मैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया उसमें डिज़ोल्व करूँ तो वो भी उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा सोडियम क्लोराइड, बल्कि किस में डिज़ोल्व हो जाता है हमारा आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये चक्कर क्या है कि कोई स्पेसिफिक सॉल्वेंट की कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, ये चक्कर क्या है, किस तरीके से ये डिज़ोल्व होते हैं, ये हमको जानना है। तो देखिए इसके लिए एक रूल आता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो जैसा होता है उसमें वो वैसा डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब दो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, एक होता है हमारा पोलर, जब हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके जल्दी से सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ के आइए, अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो एक बार एग्जाम डोज देख लीजिए, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पोलर और नॉन पोलर। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं हमारे, पोलर नॉन पोलर। पोलर मतलब किससे बनना है, वर्ड पोल से बनना है, मतलब जहां पर दो पोल क्रिएट हो रहे हो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों पोल क्रिएट हो रहे हो तो वो होगा हमारा पोलर मॉलिक्यूल। मतलब पॉजिटिव निगेटिव कब क्रिएट होंगे ये पोल, जबकि दोनों एटम जिससे मॉलिक्यूल बनना है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, तो इससे हमारे पोल क्रिएट हो जाएंगे प्लस माइनस, और उस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम पोलर। और नॉन पोलर जिसमें हमारे पोल नहीं क्रिएट हो रहे हों, मतलब दोनों एटम या तो सेम हों या फिर अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हों, तो वहाँ पर पोल हमारे क्रिएट नहीं होते हैं, तो वो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे हमारे नॉन पोलर। जैसे कि हमारा CH4 हो गया, I2 हो गया, हमारा H2 हो गया, ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब देखिए लाइक डिजॉल्व लाइक क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब पोलर सॉल्यूट हमारा पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होना है, नॉन पोलर सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होना है। तो ये है हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट। इसको हम अपने डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। डेली लाइफ से हम कैसे रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स, डेली लाइफ से ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम, मान लीजिए जैसे हमारी हैबिट्स होती हैं उसी तरीके का हमारा फ्रेंड सर्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हैबिट है बहुत ज़्यादा घूमना, तो हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे बनेंगे कि जो ज़्यादा घूमने में इंटरेस्टेड रहते हों। हमारी अगर हैबिट है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तो हम फ्रेंड्स भी ऐसे बनाएंगे कि जो ज़्यादा ना बोलते हों। या फिर हमारी हैबिट है कि हम बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हों, बात बात पे हंसी मजाक शैतानियाँ करते हों, तो हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनेंगे। या फिर हम कहें कि
हमारी हैबिट है कि स्टडी करना, बहुत ज़्यादा हम स्टडी करते हैं तो पढ़ाकू फ्रेंड हमारे बन जाएंगे। तो ये एक ह्यूमन नेचर है और वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ फॉलो हो रहा है कि जैसा खुद होता है सॉल्यूट वैसे ही सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व होता है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक। होप ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखिए, एक चीज़ होती है हमारी डिसॉल्यूशन, एक होती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन, एक होती है हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तीनों ही टर्म आपके लिए नई नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी एक भी पॉइंट मिस हो जाए और आपको डिसएडवांटेज दे जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ ये टर्म क्या होती है। देखिए, हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जब तक वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? डिसॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन। और जितना वो पार्टिकल्स डिजॉल्व हो रहा है, साथ ही एक और प्रोसेस उसमें चलता रहता है। प्रोसेस क्या चलता है? प्रोसेस ये चलता है, जो हमारे डिजॉल्व पार्टिकल हैं वो हमारे सॉल्वेंट से अलग हो जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट अलग, सॉल्यूट अलग, और सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों ही प्रोसेस हमारे साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ चलते रहते हैं। तो डिसॉल्यूशन भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। एक ऐसी कंडीशन आती है कि जितना हमारा डिसॉल्यूशन हो रहा है उतना ही हमारा क्रिस्टलाइजेशन होता है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। मान लीजिए 100 पार्टिकल्स हैं, वो हमारे डिसॉल्यूशन कर रहे हैं, घुल रहे हैं, और 100 पार्टिकल्स ही हमारे क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। तो उस जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, और उस टाइम पे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब उसमें अब फर्दर सॉल्यूट आगे डिजॉल्व नहीं हो सकता। और ये बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, मैंने जो सॉल्युबिलिटी आपको बताई, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक फैक्टर तो आपको ये बताया कि पोलर जो है पोलर में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में भी डिजॉल्व होगा। और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनको हमारी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करेगी, मतलब सॉल्युबिलिटी को वो फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है हमारा, प्रेशर हो सकता है हमारा। तो हमको ये पढ़ना है कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड लूँ, मतलब सॉल्वेंट हमारा लिक्विड और सॉलिड हमारा सॉल्यूट, मतलब लिक्विड में मैं सॉलिड को घोल रहा हूँ, उस कंडीशन में देखना है। केस 1 तो ये होगा। दूसरा, ये लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में मैं गैस को डिजॉल्व कर रहा हूँ, उस कंडीशन में देखना होगा कि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में हम सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा, अगर किसी लिक्विड में सॉलिड को हम डिजॉल्व करते हैं तो जनरली क्या होता है? हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ती है। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी। तो ये थी हमारी टेम्परेचर की डिपेंडेंस सॉलिड इन लिक्विड के लिए। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है कि उस सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में हम सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन में प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप प्रेशर बढ़ाइए, चाहे आप प्रेशर कम कीजिए, तो उससे प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, अब आपने सॉलिड की भी और लिक्विड की भी, दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते उनको हम, जबकि गैसेस हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और जब प्रेशर है, प्रेशर तो क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड हमारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो जब कंप्रेसिबल होते हैं तो प्रेशर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो प्रेशर का तो कोई लेना देना है ही नहीं सॉलिड और लिक्विड से, जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड लिक्विड, तो इसलिए प्रेशर से उस सॉल्यूशन पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो प्रेशर से ये इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंडेंस नहीं होती इसकी। उसके बाद बात आती है हमारी गैस इन लिक्विड की। अगर हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करें, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? आप एक एग्जांपल सोच के देखिए। जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह, ये जो आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स,
ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें गैस डिजॉल्व होती है आपकी। गैस कौन सी डिजॉल्व होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है। आई बात समझ में, लिक्विड में आप कैसे गैस को डिजॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके चलिए। तो देखिए टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल मोशन करेंगे और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमारा टेम्परेचर जो है गैस इन लिक्विड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस हमारी ये रही। और उसके बाद हमारी प्रेशर की डिपेंडेंस आती है। प्रेशर की डिपेंडेंस आपको पता ही है कि भाई अगर प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई उस पर करेंगे गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जो पास पास आएंगे तो लिक्विड में ज़्यादा अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाएंगे। तो प्रेशर की डिपेंडेंस क्या है कि भाई प्रेशर की यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट था ये प्रेशर से, क्योंकि सॉलिड लिक्विड था, लेकिन यहाँ पे गैस आ गई, गैस हमारी कंप्रेस हो सकती है, तो प्रेशर की डिपेंडेंस आ चुकी है यहाँ पर। तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी बढ़ेगी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात आई समझ में। तो प्रेशर और टेम्परेचर की हमारी गैस इन लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड की ये डिपेंडेंस थी। अब देखिए गैस इन लिक्विड को, इसकी सॉल्युबिलिटी को हम हेनरी लॉ से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हेनरी लॉ है क्या, ये हेनरी चचा हमारे कौन थे, हेनरी चचा हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया। इन्होंने लॉ क्या दिया कि जो हमारा मास ऑफ द गैस होगा, मतलब जो हमारा गैस डिज़ोल्व हो रही होगी, सॉल्युबल हो रही होगी, उसका जो मास होगा वो डिपेंड करेगा हमारा प्रेशर पे। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मास ऑफ गैस हमारा डिज़ोल्व हो पाएगा लिक्विड में। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा हमारा उतनी ज़्यादा मास की गैस हमारी डिज़ोल्व हो पाएगी लिक्विड में। वही बात है यहाँ पे, प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है ना भाई, प्रेशर जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो इसी चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं। हेनरी चचा ने वही बात बताई हमारे कि जो हमारा गैस ऑफ मास है, मास ऑफ गैसेज हैं, वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा। प्रेशर ज़्यादा तो मास ऑफ गैसेज ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाएगी। और ये प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हम k लगा लेंगे और k के सरफेस में हम h लगा लेंगे, h मतलब हेनरी कांस्टेंट। तो kh हमारा क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। तो kh की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर आपको ये अप्लाई करना पड़ गया तो kh की, ये तो kh की वैल्यू निकलवाएगा, ये दोनों दे देगा, या फिर आपको kh की वैल्यू दे देगा और ये दे देगा, ये निकलवा लेगा, या फिर kh की वैल्यू ये दे देगा, m निकलवा लेगा। बात आई समझ में। तो kh की वैल्यू आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद हेनरी जी का एक असिस्टेंट था, जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का असिस्टेंट कौन होता है, कंपाउंडर होता है। ऐसे हेनरी जो हमारे चचा थे उन्होंने भी अपना एक असिस्टेंट रख रखा था। उन्होंने कौन असिस्टेंट रख रखा था, जो भी असिस्टेंट रख रखा था वो उनसे 4 कदम आगे था। उसके बिल्कुल मतलब जब हेनरी जी ने लॉ दे दिया हमारा, ये दे दिया रिलेशन, तो उसका बिल्कुल ईगो हर्ट हो गया और उसने कहा कि भाई जब हेनरी चचा ने लॉ दे दिया तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो उसने भी कहा कि मैं भी एक लॉ दूंगा, लेकिन इनसे कुछ डिफरेंट लॉ दूंगा। उसने कहा कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है और प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उसको भी तो रिलेट कर सकते हैं। तो उसने कहा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे मोल फ्रैक्शन के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो मेरा यहाँ पर KH लग जाएगा, वही हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी का ये सेकंड लॉ कह सकते हैं, लेकिन उसके ये असिस्टेंट ने दिया था, तो इस तरीके से ये इसका सेकंड लॉ हो गया। लेकिन अगर हेनरी लॉ आपको लिखने को आएगा, स्टेट करने को आएगा, तो आप यही वाला स्टेट करेंगे और इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 हमारे हेनरी ने बताए थे। पहला क्या, मास ऑफ द गैस किस पर डिपेंड करेगा, हमारा प्रेशर ऑफ द गैस पर, मतलब कितना प्रेशर है। जो प्रेशर, ये कौन सा वाला है, प्रेशर है जो हमारे वेपर हमारी प्रेशर अप्लाई कर रही है लिक्विड की सरफेस पे, ये वो वाला प्रेशर है, ठीक है। और ये जो मोल फ्रैक्शन है, प्रेशर जो है, ये प्रेशर क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। मोल फ्रैक्शन किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट का निकालते हैं, 2 कंपोनेंट दे रखे होते हैं, किसी एक का निकाल रहे होते हैं, तो उसका स्पेसिफिक पार्शियल प्रेशर भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में हमारा ये रिलेशन था हेनरी के थ्रू, और मास ऑफ द गैस और प्रेशर में हमारा ये रिलेशन था हेनरी के थ्रू। तो ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आपको मैंने शुरू वाले लेक्चर में ही बता दिया था कि सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या इंपॉर्टेंट था, कंसंट्रेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दी है, उसकी जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। थर्ड आपका हेनरी लॉ,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद आता है रॉल्ट लॉ। ये 4 चीज़ें जिसने पढ़ ली उसने सॉल्यूशन चैप्टर को समझ लिया और सॉल्यूशन चैप्टर से उसके सारे मार्क्स गेन हो गए। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। हेनरी लॉ बिल्कुल दोनों आपको बढ़िया तरीके से, स्टेटमेंट भी और इसके न्यूमेरिकल्स भी और इसका फॉर्मूलाज भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लेने हैं। उसके बाद बात आती है मेरी जो हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है। ली चैटलियर ने क्या बताया था? ली चैटलियर ने भी टेम्परेचर डिपेंडेंस बताई थी सॉल्युबिलिटी के लिए, और उसने ये कहा था कि हमारे 2 तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं भाई। 2 तरीके के कैसे कैसे? एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक मतलब अगर किसी को डिसॉल्व करने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। उसमें क्या होता है हमारा डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी जो होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो ग्रेटर देन 0 होता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं उसमें हमारा जो होगा हीट रिलीज होगी और उसमें क्या होगा? एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 0 होती है। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो पढ़ा था 11वीं में उसमें पढ़ लिया होगा। तो देखिए इसने क्या बताया, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने, ली चैटलियर जो थे हमारे, उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। और अगर एक्सोथर्मिक हुआ प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो रही होगी तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी। तो उसने ये हमारे 2 रिलेशन दिए। ये भी हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमारा 1 मार्क्स में पूछ लेता है। बहुत बढ़िया है। तो इसमें हमारा आपको क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? डिसॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको पढ़ा दिया। इससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। हेनरी लॉ आपको पढ़ा दिया। अच्छा, इसकी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या होती है? हेनरी लॉ की एप्लीकेशन होती है, एक तो मैंने आपको बताई दी, सॉफ्ट ड्रिंक होती है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है? गैस को लिक्विड में किस तरीके से डिसॉल्व किया जाता है? उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के। भाई जब आप उसको ढक्कन को खोलते हैं तो एक आवाज़ आती है ना प्रेशर की, प्रेशर होता है उसके अंदर। तो प्रेशर किस वजह से डाला जाता है? जिससे हमारी जो CO2 गैस है वो उसमें लिक्विड में हमारी सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व हो सके बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास ऑफ द गैस डिसॉल्व। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व कब डिसॉल्व होगी ज़्यादा से ज़्यादा गैस हमारी? जब उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमारी कोल्ड ड्रिंक में प्रेशर डाला जाता है ज़्यादा, जिससे हमारी CO2 बढ़िया तरीके से डिसॉल्व हो जाए उसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। आई बात समझ? उसके बाद आती है ब्लड एब्जॉर्ब O2। देखिए वैसे तो हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, आपको पता है एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम जब रेस्पायर करते हैं O2 ही हमारी एब्जॉर्ब क्यों होती है? ब्लड एब्जॉर्ब क्यों करता है O2? तो O2 इसलिए एब्जॉर्ब करता है क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है बाकी गैसेस के कंपैरिजन में। इस वजह से पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो डिसोल्यूशन उसका ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है, इसलिए वो सॉल्युबल हो जाती है। तो ब्लड हमारा O2 इसलिए ऑब्जॉर्व करता है इन कंपैरिजन टू अदर गैसेस। तो इसमें भी हमारा हेनरी लॉ लगा। क्यों? क्योंकि हमारा O2 का पार्शियल प्रेशर अदर गैसेस के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट हाई एल्टीट्यूड कॉज एनॉक्सिया। जो हमारा हाई एल्टीट्यूड होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों पे जाके क्या होता है? वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे पहाड़ों पे कम हो जाता है। इस वजह से हमारा ब्लड उसको O2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मसल टिश्यू में ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाती। इस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, रेस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होती है और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, सोचने समझने की शक्ति, किसी चीज़ को करने की शक्ति, वो स्ट्रेंथ हमारी कम होने लगती है। इसी वजह से एक बीमारी उत्पन्न होती है, उसका नाम है हमारा एनॉक्सिया। तो यही होता है हायर एल्टीट्यूड पे। आपने सुना भी होगा कि ऐसा होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे हमारा क्या होता है? पार्शियल प्रेशर O2 का कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्लड में होगी नहीं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी फॉर्म हो जाएंगी और उसकी वजह से बीमारी होगी एनॉक्सिया। इस बीमारी में क्या होता है कि हम सोचने समझने की शक्ति, किसी काम को करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन किसकी? हेनरी लॉ की। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
और बहुत बढ़िया तरीके से देखिए आप जो लेक्चर ले रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स भी आप साथ साथ बना के चलिए। इसके नोट्स साथ साथ बनाने से आपका फ़ायदा ये होगा, बाद में रिवाइज करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसा होता है अगर आप आज ही लेक्चर ले लेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपके 10 दिन बाद 15 दिन बाद हमारे माइंड की एबिलिटी होती है भूलने की, तो आप उसको भूल जाएंगे। लेकिन नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे बाद में, तो वो आपको सब कुछ ध्यान आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्लीज़ नोट्स बना के चलिए और बहुत बढ़िया तरीके से कंसंट्रेशन से, फोकस से पढ़ के चलिए। हम अपना आपको बिल्कुल 100% दे रहे हैं, बस आप भी कंसंट्रेशन से कंसेप्ट्स को समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।